आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 स्थानीय शासन, जिसे हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम काफी चीजें डिस्कस करेंगे और पूरा कंप्लीट चैप्टर यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम यहाँ पे बात करेंगे स्थानीय शासन है क्या, साथ ही कौन कौन सी समितियों का गठन किया गया सरकार के द्वारा और इसका इतिहास क्या रहा है, और भारत के अंदर जो स्थानीय शासन है उसमें महिलाओं की भागीदारी क्या है, साथ ही कौन कौन सी परेशानियां जो स्थानीय शासन में फेस करने को मिली हैं, और संविधान में कौन कौन से संशोधन करके जो स्थानीय शासन है उसको भारत में सही प्रकार से लागू किया गया है। इसी प्रकार से हम इस चैप्टर के अंदर कई सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे कि स्थानीय शासन जो है वो आम आदमी के नजदीक का शासन क्यों कहलाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें स्थानीय शासन के पहले हम अर्थ की बात करेंगे, यानी स्थानीय शासन को अगर हम देखें तो हमारे सबसे नजदीक का जो शासन होता है उसको स्थानीय शासन कहते हैं। नजदीक क्या, जैसे हमारे कई सारे जो रूटीन के वर्क होते हैं, जैसे साफ सफाई हो गया, इसी प्रकार से बिजली है, पानी है, सड़कें हैं, पार्किंग है, या जो बाजार लगते हैं, इसी प्रकार से जो मेले लगते हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम देखें पशुपालन हो गया और पुलिया हो गया, खेती बाड़ी से जुड़ी हुई चीजें हो गई, पशुपालन हो गया, और ऐसे हम जन्म दर मृत्यु दर के जो प्रमाण पत्र बनवाते हैं, या छोटी मोटी जो डिस्पेंसरीज होती हैं, आंगनबाड़ी होती हैं, ये सभी चीजें देखें तो हमारे जो दैनिक कार्य हैं या जो रूटीन के वर्क से उनसे जुड़ी हुई हैं। तो अगर हम देखें तो स्थानीय शासन है क्या, यानी गांव और जिला स्तर के शासन को हम क्या बोलते हैं, स्थानीय शासन कहते हैं। और स्थानीय शासन का विषय है आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याएं, यानी हमारे रूटीन के अंदर जो समस्याएं आती है, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उसी के लिए हमें स्थानीय शासन की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर हम देखें तो स्थानीय शासन को लेकर महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भाई जो आर्थिक सत्ता है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें आर्थिक और राजनीतिक जो सत्ता है उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। विकेंद्रीकरण का मतलब है कि जो सत्ता है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचनी चाहिए, मीन्स ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी जो है सत्ता में होनी चाहिए। जैसे अगर हम देखें तो भारत में 3 स्तर की सरकारें काम कर रही हैं, एक तो है केंद्र सरकार, दूसरा है राज्य सरकार, और तीसरी है स्थानीय सरकार, जिसे हम स्थानीय शासन के नाम से जानते हैं। तो महात्मा गांधी जी का कहना था कि जब तक ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं होगा तो भारत का एक तरह से डेवलपमेंट जो है वो नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अगर हम देखें तो भारत की जो जनसंख्या है वो निवास करती है ज्यादातर, आज भी हमारी जो ज्यादातर पॉपुलेशन है वो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर रहती है, और दूसरा प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कार्यरत है। तो कहने का मतलब है कि भारत का अगर हमें सही प्रकार से डेवलपमेंट करना है तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों का सबसे पहले विकास करना पड़ेगा, और उसका प्रभाव जो है शहरी क्षेत्र, साथ ही लोगों के रोजगार, उनकी जो अगर हम बात करें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको भी वो इम्पैक्ट डालेगा। तो कहने का मतलब ये कहते थे कि जो सत्ता है वो सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भागीदार बनाना चाहिए, तभी जो लोकतंत्र है वो सफल हो पाएगा। तो उन्होंने कहा कि भी जो पंचायतें हैं इनको क्या करना पड़ेगा, मजबूत बनाना पड़ेगा, और इनको मजबूत बनाकर ही हम अगर बात करें तो विकेंद्रीकरण को हम सही प्रकार से जो है लागू कर सकते हैं। विकेंद्रीकरण की अगर मैं बात करूं तो जैसे मान लो मैं ही हूं, अगर मान लो मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूं और उसके अंदर मैं सारे बच्चों को सारे सब्जेक्ट और सारी क्लासेस अकेले पढ़ा रहा हूं, तो ये केंद्रीकरण कहलाएगा, मतलब सारी पावर्स का मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूं। अब मान लीजिए मैंने कुछ टीचर्स रखे, उसके अंदर मैंने क्लासेस डिवाइड कर दी, भी आप 11th क्लास को पढ़ाएंगे, आप 9th को, आप 10th को, या आप 12th क्लास को पढ़ाएंगे। तो ये क्या करा मैंने, केंद्र के बाद मैंने कुछ शक्तियां जो है, जैसे मान लो मैंने जो क्लासेस डिवाइड की टीचर के बीच में, ये मान लीजिए प्रांत हैं या राज्य सरकारें हैं। अब अगर मेरे को इसको और छोटे लेवल पे लेके जाना है, मतलब मैंने अब क्या करा, जैसे 11th क्लास में इंग्लिश, मैथ और साइंस, इन 3 सब्जेक्ट्स के भी मैंने अलग से टीचर रख दिए। तो अब क्या हुआ, पहले एक टीचर काम कर रहा था, पूरी 11th को पढ़ा रहा था, अब उसी क्लास को पढ़ाने के लिए 3 टीचर हैं। तो यानी यहाँ पे मैंने जो है पावर्स है उसको बांट दिया, यानी कुछ लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेम यही है कि भारत में अगर हम देखें तो जो केंद्र सरकार है वो पूरे देश के लेवल पर अगर आप देखें काम करती है, यानी देश के जो जितने भी राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उनसे जुड़े हुए हैं उन सबका समाधान करने का काम करती है केंद्र सरकार। ऐसे ही शक्तियां जो हैं राज्यों को भी दी गई हैं, यानी हर पर्टिकुलर राज्य की भी अगर हम देखें सरकार होती है, जैसे दिल्ली सरकार है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, तो इन सरकारों को भी कार्य बांट दिए गए हैं। अब राज्य सरकारों ने भी क्या करा, अपने नीचे
स्थानीय शासन को बढ़ावा देने के लिए अपने कुछ विषय जो हैं वो स्थानीय सरकारों को दे दिए हैं, जिसमें अगर हम देखें सरपंच हो गए, इसी प्रकार से जो निगम पार्षद हो गए, तो ये अगर हम देखें हमारे सबसे नजदीक के शासन में हम इनको गिनते हैं। जब भी कोई प्रैक्टिकल लाइफ की समस्या होती है या जैसे कुछ लगता है कि हमें हमारे रूटीन वर्क के अंदर दिक्कत आ रही है, जैसे मान लो मैं बाइक लेके जा रहा हूँ और मुझे गड्ढे देखने को मिल रहे हैं, या मुझे पार्क करने में समस्या आ रही है, या मुझे सब्जी खरीदनी है, या मार्केट में जाके कोई सामान खरीदना है, इसी प्रकार से मुझे मान लो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, या फिर मुझे पशुपालन से रिलेटेड कोई काम करना है, तो यहाँ पर अगर हम देखें जो तोल की इकाई है, माप है, मृत्यु दर है, कई सारे मतलब ऐसे काम अगर हम देखें आप स्थानीय शासन के पास हैं, तो ये सारे रूटीन वर्क करने के लिए मुझे स्थानीय शासन की मदद लेनी पड़ती है। जैसे मान लो आपके एरिया में काफी गंदगी है और जो नालियां हैं वो सही से साफ नहीं होती हैं, तो आप क्या करते हैं, निगम पार्षद को आप कांटेक्ट करते कहते हैं कि जी हमारे एरिया में आप सफाई कीजिए, करवाइए, और साथ ही जो लाइट की व्यवस्था है वो अच्छी कराइए, कूड़ा करकट का सही निपटान कीजिए। तो यानी कहने का मतलब हम जो नियर बाय की हमारी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के लिए हम स्थानीय शासन के संपर्क में रहते हैं। तो यहाँ पे हमने महात्मा गांधी के कोट की बात की कि उन्होंने बोला कि जो आर्थिक है यानी जो पैसे से जुड़े मुद्दे हैं, राजनीतिक जो सत्ता है वो बढ़ जानी चाहिए, उसका विकेंद्रीकरण हो जाना चाहिए, और उसको मजबूत करने के लिए हमें पंचायतों को मजबूत करना पड़ेगा। मतलब विकेंद्रीकरण को अगर सही प्रकार से लागू करना है तो हमें विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना पड़ेगा, पंचायतों को मजबूत करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने बोला था कि भाई जो स्थानीय शासन का जो उद्देश्य है वो तो काफी अच्छा है, लेकिन भारत में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो जातिगत आधार पर भेदभाव किया जाता है, साथ ही आपसी फूट जो है उसके कारण जो स्थानीय शासन है उसको चलाने में क्या है कि दिक्कत आएगी। कहने का मतलब हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर हम देखें आज भी जातिगत भेदभाव देखने को मिलता है। लोग जाति के आधार पर कई प्रकार की कंडीशंस लगाते हैं, जैसे कुएं से पानी भरने पर कई प्रकार के रोक होते हैं, शादी ब्याह करने और भी कई सामाजिक उत्सव के अंदर अगर हम देखें तो जो SC ST हैं उनके साथ भेदभाव देखने को मिलता था। लेकिन अगर हम देखें संविधान में इसकी मनाही कर दी गई है, बट फिर भी आज भी हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ जगहों पर आज भी जो है भेदभाव देखने को मिलता है। तो उन्होंने कहा था उद्देश्य तो हमारा अच्छा है, यानी स्थानीय शासन का जो उद्देश्य है ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो जातिगत भेदभाव है, आपसी फूट है, तो उसकी वजह से जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अगर हम स्थानीय शासन को जो लागू करना चाहते हैं उसमें दिक्कत आएगी। इसी प्रकार से अगर हम बात करें नेहरू जी की, तो वो ये कहते थे कि भाई जो अति स्थानीयता है, मतलब कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सत्ता के अंदर भागीदार बनाते हैं या सत्ता को जो है उसका विकेंद्रीकरण करते हैं, तो वो कहते हैं कि वो हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा माने जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं एक डर है कि अगर हमने सत्ता का बंटवारा किया तो शायद जो लोग जिनके हम पावर दे रहे हैं वो शायद उस सत्ता का गलत इस्तेमाल करें और देश से अलग होने की डिमांड भी करें। तो ये हमने देखा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस प्रकार के विचार इसमें रखे। अब हम आगे बात करेंगे, यहाँ पे चैप्टर की शुरुआत के अंदर कुछ एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश की गई। यानी शुरुआत में ही अगर हम देखें चैप्टर की शुरुआत में एक तो एग्जाम्पल लिया गया है गीता राठौड़ का, जो कि सरपंच थी जमनिया तालाब ग्राम की, यानी मध्य प्रदेश। यानी ये जो महिलाएं थी इन्होंने अगर हम देखें तो अपने क्षेत्र के अंदर कई प्रकार के काम कराए। एक तो तालाब पक्का करवाने का काम कराया, स्कूल की इमारत बनवाई, गांव में सड़क बनवाने और घरेलू हिंसा और अत्याचार से लड़ने के लिए मुहिम चलाई, पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए मुहिम चलाई, साथ ही वन हो गया, जल प्रबंधन हो गया, इसको बढ़ावा देने में भी काम किया। यानी ये जो सरपंच के रूप में इन्होंने अपने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो कार्य किए, तो अगर हम देखें तो ये जो कार्य करने से वहां के जो क्षेत्र है उसका जो विकास हुआ, साथ ही लोगों की जो समस्याएं थी, जैसे पानी पीने की जो समस्या थी, इसी प्रकार से जो सड़क की समस्या थी, स्कूल की थी, या जो महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती है, साथ ही पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया कि किस प्रकार से जो पर्यावरण है हम उसको सुरक्षित रखकर अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही जल प्रबंधन, वन प्रबंधन के लिए काम किया। तो ये अगर हम देखें तो विकेंद्रीकरण का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे चैप्टर के अंदर शुरुआत में लिया गया है, और जिसमें महिला सरपंच के रूप में जो गीता राठौड़ है उसके काम को यहाँ पे बताया गया किस प्रकार से उन्होंने कार्य किए।
यानी ये महिलाओं के सशक्तिकरण का भी एक बड़ा एग्जाम्पल हम मान सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल था अगर हम देखें तो ये महिला सरपंच थी वेंगी वैसल की, तमिलनाडु। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे लगभग यानी सरकार ने 71 सरकारी कर्मचारियों को 2-2 हेक्टेयर जमीन जो है वो आवंटित की थी कि भी जो 2-2 हेक्टेयर जमीन है वो जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको दे दी जाए। तो इसके लिए कलेक्टर ने सरपंच को आदेश दिया कि आप क्या करें भी, एक प्रस्ताव पारित करें ताकि ये जो नियम है इसको लागू कराया जा सके। लेकिन जो सरपंच थी और साथ ही जो ग्राम पंचायत थी उन्होंने जो कलेक्टर का आदेश था इसको अगर हम बात करें मानने से इनकार कर दिया, कि भाई हम इस आदेश को नहीं मानते हैं। इसके बाद क्या हुआ, जो ग्राम पंचायत थी उसने मद्रास उच्च न्यायालय के अंदर याचिका दायर की और वहां पे जो एकल खंडपीठ थी उसने कलेक्टर के आदेश को सही माना कि जो कलेक्टर ने आदेश पारित किया है कि भी जो जमीन है वो सरकारी कर्मचारियों को आवंटित कर दी जाए और उसके अंदर जो है सरपंच या ग्राम पंचायत की जो परमिशन है उसकी आवश्यकता नहीं है, इसको एकल खंडपीठ ने सही माना। लेकिन बाद में पंचायत ने इस फैसले के खिलाफ खंडपीठ में अपील की, मतलब जहां पे 2 या 2 से अधिक जज बैठते हैं वहां पर अपील की और उन्होंने जो है यानी जो खंडपीठ है उसने एकल जो खंडपीठ थी इसका जो फैसला था उसको पलट दिया। मतलब ये कहा कि भी जो एकल खंडपीठ ने जो फैसला सुनाया है कि भी ग्राम पंचायत है उसकी परमिशन की आवश्यकता नहीं है, तो वहां पर उन्होंने कहा वो गलत है। उन्होंने बोला कि भाई जो सरकारी आदेश है वो पंचायत की शक्ति की अवहेलना तो करता ही है, साथ ही जो पंचायत की जो संवैधानिक हैसियत है उसका भी उल्लंघन करते हैं। तो यहां पे अगर हम देखें पंचायत के लेवल पर यानी सरपंच के रूप में जो महिला थी उन्होंने किस प्रकार से अपने जो हक की लड़ाई लड़ी और साथ ही अपने अधिकारों का सही प्रकार से इस्तेमाल कर पाए, उसके लिए उन्होंने न्यायपालिका का सहारा लिया। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल अगर हम बात करें गीता राठौड़ और जो वेंगी वैसल में जो महिला सरपंच थी उसका लिया गया और ये काफी अच्छे एग्जाम्पल है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि स्थानीय शासन जो है वो कैसे काम करता है और उसके पास क्या पावर है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि स्थानीय शासन का विकास भारत में किस प्रकार से हुआ, मतलब स्थानीय जो शासन है वो भारत में कैसे कैसे डेवलप हुआ। तो पहले अगर हम बात करें जो स्थानीय शासन है इसको अगर हम देखें सन 1882 के अंदर अगर हम बात करें जो निर्वाचित निकाय थे वो अस्तित्व में आए और उस समय लॉर्ड रिपन अगर हम बात करें वो भारत के क्या थे, वाइसराय थे। यानी लॉर्ड रिपन के समय पे जो निर्वाचित निकाय थे वो हमें देखने को मिले। इसके बाद अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कि 1919 में पारित किया गया था, इसमें ग्राम पंचायतें बनाई गई। फिर सन 1935 में अगर हम बात करें जो गवर्नर ऑफ इंडिया ने बाद में प्रवृत्ति जारी रही कि भाई चलता रहा। तो ये सारे जो अगर बात करें भारत में स्थानीय शासन का विकास किस तरह से यहां पर देखने को मिला उस पर हमने बात की। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो पंचायती राज संरचना है यानी जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको भारत में लागू करने के लिए सरकार ने कई समितियों का गठन किया था और जिनके जो महत्वपूर्ण सुझाव हैं उसको अगर हम देखें तो जो पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं उसमें लागू करने का भी सरकार ने काम किया। तो इसमें हम देखें एक तो बलवंत राय मेहता समिति थी जिन्होंने अपनी सिफारिश के अंदर बताया कि किस प्रकार से जो है पंचायती राज को भारत में जो है लागू किया जा सकता है और किस प्रकार से सफलतापूर्वक कार्य करेगा। साथ ही अशोक मेहता समिति थी, डॉक्टर PVK राव समिति थी, ऐसे ही PK थुंगन समिति जो थी उसकी रिपोर्ट जो थी उसको भी यहां पे कंसीडर किया गया, उसको भी उसके जो सुझाव थे उसको माना गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो संविधान में संशोधन किया गया वो 1992 में संशोधन संविधान में करके और इसमें क्या सिफारिश की गई, एक तो ये कहा जो पंचायती राज व्यवस्था है कि सभी स्तरों पर अगर हम बात करें जो अनुसूचित जातियां हैं ऐसे ही जो जनजातियां हैं और जो महिलाएं हैं उनको विभिन्न पदों पर आरक्षण देना जरूरी कर दिया गया कि भी इनको आरक्षण दिया जाएगा।
इसके लिए सरकार ने, केंद्र सरकार ने 1992 में संविधान में 73वां संविधान संशोधन किया। और ये अगर हम बात करें तो ये ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, 73वां संविधान संशोधन। और क्या इसको संशोधन करके एक नया कानून पास किया गया जिसे संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कहा जाता है। और ये अगर हम बात करें 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। यानी जो पंचायती राज व्यवस्था है या जो हम नगर पालिका की बात करें उसे संविधान में संशोधन करके भारत में जो है लागू कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या विशेषताएं थी इसकी। तो स्थानीय स्वशासन को अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र में बांटा गया। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो अपनाया गया वो था 73वां संविधान संशोधन। अगर हम देखें, और अगर हम नगरीय क्षेत्र की बात करें तो इसके लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया था। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया और उसको 3 स्तर पे बांटा गया। एक तो ग्राम पंचायत, जन पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत। अगर हम इसको बात करें तो इसको हम तालुका के नाम से भी जानते हैं या इसको ब्लॉक स्तर की पंचायत के नाम से भी हम जानते हैं। यानी 3 स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अगर हम बात करें तो जो स्थानीय शासन है उसको बांटा गया। ऐसे ही नगरीय क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के रूप में इसको बांटा गया। इसके बाद अगर हम बात करें जो जिला परिषद है, ये ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर हम बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था का सबसे ऊपर का स्तर माना जाता है जिला परिषद। अब जिला परिषद क्या करती है? ग्राम पंचायत तथा पंचायत समिति की नीति निर्धारण और मार्गदर्शन का काम करती है जिला परिषद। यानी क्या करेगी? जो ग्राम पंचायत है या पंचायत समिति है उसको एक प्रकार से गाइडलाइंस प्रोवाइड करने का काम करती है जिला परिषद। अब जिला परिषद की संरचना की बात करें तो यह जिला परिषद का ग्राम पंचायत और पंचायत समिति की तरह अपना भी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होता है। साथ ही प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से जिला परिषद सदस्य पद पर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन किया जाता है, यानी उसका चुनाव किया जाता है। और इसका गठन लगभग 50,000 आबादी पर होता है। लगभग 50,000 आबादी के आसपास जो है उसको हम देख सकते हैं। अब ग्राम पंचायत की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम बात करें तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सतही स्तर पर 3 प्रकार की संस्थाएं स्थापित की गई हैं। जैसे ग्राम सभा। ग्राम सभा एक कई छोटे छोटे गांव से मिलकर बनी सभा होती है। यानी कई सारे जो छोटे गांव हैं उनको अगर हम जोड़ दें तो हमारी ग्राम सभा का निर्माण होता है। और गांव की ये सभा व्यवस्थिका का काम करती है, यानी एक तरह से कानून का काम करेगी, यानी कानून निर्माण का काम करेगी। और गांव का प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है या 18 वर्ष पूरी हो चुकी है उसका नाम मतदाता सूची में अगर शामिल है तो ग्राम सभा सदस्य माना जाएगा। अब इसका गठन अगर हम बात करें, क्या है? ग्राम सभा के प्रत्यक्ष मतदान से ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। प्रत्यक्ष मतदान का मतलब लोग वोटिंग करके अपना जो है ग्राम पंचायत का जो सदस्य उसको चुनते हैं। साथ ही ग्राम पंचायत में एक मुखिया तथा अन्य कुछ पंच होते हैं, यानी एक हेड आप मान लीजिए और दूसरा पंच। कह रहे ग्राम सभा की कार्यविधि 5 वर्ष की होती है। अगर हम बात करें तो 5 साल तक इसके ग्राम सभा के कार्य देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पंचायत, तो पंचायत में अगर हम बात करें, पंचायत में ग्राम प्रमुख के रूप में मुखिया, सरपंच और प्रधान के नाम से इसको हम जानते हैं। पांचों की संख्या विभिन्न राज्यों में अलग अलग होती है। अगर आप बात करें, कह रहे पंचायत के बाकी शेष पंचों का चुनाव ग्राम सभा करती है। अगर हम बात करें इसका जो चुनाव है वो ग्राम सभा के द्वारा किए जाते हैं। काम क्या है इसके? तो अगर हम देखें जो 73वां संविधान संशोधन किया गया था उसमें 11वीं अनुसूची के अंदर लगभग 29 जो विषय थे वो पंचायती राज व्यवस्था को दे दिए गए थे। इसमें कई सारे काम हैं, जैसे अगर हम बात करें स्वास्थ्य है, स्वच्छ पेयजल है, शिक्षा है, संचार है, यातायात है, इसी प्रकार से लाइटिंग से जुड़े हुआ हो गया, स्कूल हो गया,
डिस्पेंसरी हो गई, अगर हम बात करें जैसे लाइब्रेरी, रोड बनाने का काम अगर हम देखें, पानी की व्यवस्था की बात करें, इसी प्रकार से पार्क्स अगर हम बात करें, मॉल्स हैं, बाजार हैं, या पशुओं की नस्ल में सुधार करना हो गया। ऐसे अगर हमने माप और तोल की इकाई देखा होगा तो उसके भी जो नियम है वो डिसाइड करती है आपकी पंचायतें। सिंचाई से जुड़े हुए मुद्दे हो गए, बिजली है, पुलिया है, पानी है, जोड़ है, तालाब है, जन्म दर मृत्यु दर के प्रमाण पत्र हो गए, जन्म दर मृत्यु दर हो गया, उसके जो आंकड़े हैं उसको इकट्ठा करना हो गया, शमशान घाट हो गए, इसी प्रकार से आंगनवाड़ी हो गई, और कई प्रकार के अनाथालय अगर हम देखें, या फिर जो राहगीर है उनके लिए कई प्रकार की जो पानी की व्यवस्था हो गई, सड़कों के ऊपर लाइटिंग की जो व्यवस्था होगी, पार्क्स हो गए। तो ये सारे काम अगर हम देखें तो ये सारे कार्य जो है ये दिए गए हैं। जैसे अगर हम बात करें परिवार नियोजन हो गया, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, प्रौढ़ शिक्षा होगी, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, ये सारे काम इसके अंदर। विकास के काम में अगर हम बात करें, सड़क है, कुआं है, नालियां है, हैंडपंप है, आवास है, वो सब पंचायतों के अंडर में दे दिए गए काम। ऐसे हमने ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में बाजार देखे होंगे। साथ ही क्लीननेस से जुड़े हुए जो मैटर्स हैं वो सारे इनके पास हैं। नागरिक सुलभ शौचालय, ये सब अब जो है पंचायतों के पास ही काम आ चुका है। जोड़ से जुड़े हुए, तालाब से जुड़े मुद्दे वो सब पंचायतों के पास आ चुके हैं। साथ ही अगर हम बात करें प्रोफेशनल टैक्स लगाने का काम भी अब जो है पंचायतों के पास या नगर पालिकाओं के पास आ चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यह है 74वां संविधान संशोधन, जो किससे जुड़ा हुआ है? नगर पालिकाओं से, यानी शहरी क्षेत्रों से। और 12वीं अनुसूची के अंदर जो विषय हैं वो सब दे दिए गए हैं अब क्या? नगर पालिकाओं को। अब हम बात करेंगे कि जो शहर है, शहरों में किन किन मतलब एरियाज को काउंट किया जाएगा, किसको शहर माना जाएगा। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया बनाया गया है कि भाई शहर किसको कहा जाएगा। पहला, कम से कम 5000 की आबादी उस एरिया के अंदर होनी चाहिए। साथ ही कामकाजी जो पुरुष हैं, यानी वहां पे जो काम करने वाले पुरुष हैं, कम से कम 75% जो है वो खेती बाड़ी के काम से अलग काम करते हो, यानी खेती बाड़ी का जो काम है वो ना करके कोई और काम करते हो। जैसे अगर हम बात करें, किसी ने मान लो परचून की दुकान खोल रखी है, किसी ने हलवाई की दुकान खोल रखी है, कपड़ा व्यापारी है, कोई अगर हम बात करें टीचर है, लॉयर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, या कोई और काम कर रहा है, बट खेती बाड़ी का काम ना करके किसी और कार्य के अंदर वो व्यस्त है। और जनसंख्या की घनत्व की बात करें तो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर होना चाहिए, यानी 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर हम बात करें तो औसतन 400 लोग वहां पे रहने चाहिए, तो उसको शहरी इलाके में काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो विशेषता अगर हम बात करें कि जो संविधान में संशोधन किया गया था 73 और 74वां, तो उसके अंदर क्या क्या मतलब चीजें शामिल की गई। एक तो चुनाव की अगर हम बात करें, पहला तो था कि वे जो पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तर पे बांटा गया था। इसके बाद अगर हम बात करें चुनाव, यानी अब कंपलसरी कर दिए गए हैं कि हर 5 साल के अंदर जो है चुनाव कराए जाएंगे। और कह रहा है अगर 5 साल पूरे होने से पहले पंचायत को अगर भंग करती है राज्य सरकार, तो 6 महीने के अंदर दोबारा से नए चुनाव कराए जाएंगे। ये कंडीशन लगा दी गई है, यानी हर 5 साल में अगर हम बात करें, जो नगर पालिकाएं हैं या जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके अंदर जो चुनाव होंगे वो हर 5 साल के अंदर कराने का काम किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, आरक्षण की व्यवस्था की गई है, यानी 1/3 जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए और SC ST जो कैटेगरी है उसके लिए आरक्षित कर दी गई है। यानी 1/3 सीटों पर अगर हम बात करें, जो महिलाएं हैं वही कैंडिडेट चुनाव लड़ सकती हैं, और इसमें सीटों का जो बंटवारा है उसके अंदर एक निश्चित जो है सीटें हैं वो आरक्षित कर दी गई महिलाओं और SC ST के लिए, यानी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे जो आरक्षण का जो पर्पज है उसकी बैंड सबसे बड़ा रीजन है कि जो ऐसे तबके जो अगर हम बात करें आर्थिक रूप से या शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ गए हैं उनको सत्ता के अंदर भागीदारी के रूप में लेके आना, महिलाओं को सशक्त करना, साथ ही जो SC ST है उनकी जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति है उसमें सुधार लाने के पर्पज से आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है विषयों का स्थानांतरण, मतलब कि जो विषय हैं राज्य सरकारों से लेकर उनको स्थानीय शासन को पकड़ाए गए। तो इसमें अगर हम बात करें तो ऐसे विषय जो पहले राज्य सूची में थे उनकी पहचान करके संविधान की 11वीं अनुसूची में उनको दर्ज कर दिया गया है और लगभग 29 विषय जो हैं वो पंचायतों को दे दिए गए हैं। तो 11वीं अनुसूची के जो विषय हैं वो दिए गए हैं पंचायतों को, 12वीं अनुसूची के विषय दिए गए हैं नगर पालिकाओं को। नेक्स्ट है राज्य चुनाव आयुक्त, यानी राज्यों के अंदर जो पंचायतों के चुनाव है, नगर पालिकाओं के चुनाव है, उसको कराने के लिए एक राज्य चुनाव आयुक्त भी नियुक्त करेगी जो है राज्य सरकार। तो प्रदेशों के लिए जरूरी कर दिया गया कि वह एक राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगी और इस आयुक्त की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की होगी। मतलब अब चुनाव करने का जो पहले पैटर्न था, यानी कि जो राज्य सरकारें थी अपनी मर्जी से जो चुनाव कराती थी, तो कई राज्य सरकारें तो चुनाव कराती ही नहीं थी और कुछ पोस्टपोन करती थी या उसमें काफी सारी लापरवाही करती थी। लेकिन संविधान में संशोधन करके ये कंपलसरी कर दिया गया है कि राज्य में एक चुनाव आयुक्त होगा जिसको जिम्मेदारी दे देगी कि भी आप समय समय पर हर 5 साल के बाद जो है चुनाव कराएंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो राज्य का वित्त आयोग बनाया गया है, यानी प्रदेशों की सरकार के लिए 5 वर्ष पर एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना जरूरी कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है। साथ ही यह आयोग प्रदेश में मौजूद स्थानीय शासन की संस्थाओं की आर्थिक स्थिति का जायजा लेगा। मतलब कि भाई जो पंचायतें हैं या नगर पालिकाएं हैं, यानी अभी हम पंचायतों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो उनके फंड्स हैं यानी जो विकास के कार्य वो कर रहे हैं या अपने एरिया के अंदर जो भी उन्होंने मुहिम चलाई है, कोई अभियान चलाया है या फिर लोगों को जो सहायताएं दी हैं, तो उसके लिए अगर उनको फंड की आवश्यकता है और कितना फंड उसके एरिया के हिसाब से उनको नीड है या जरूरत है, उसके हिसाब से जो राज्य वित्त आयोग है वो सिफारिश करेगा और उनकी जो फंड है उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसको देखने का काम करेगा राज्य का वित्त आयोग। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब पंचायती राज जो व्यवस्था है उसके सामने कौन कौन सी समस्याएं हमें देखने को मिलती है, यानी कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है वो हम देखते हैं कि जो फेस करनी पड़ती है। एक तो जो योग्य प्रशासक है, यानी जो सिविल सेवा अधिकारी हैं या जो विशेषज्ञ हैं, इनका अभाव हमें देखने को मिलता है इसके अंदर। यानी जो सरपंच हैं या फिर जो इसमें पंच बनते हैं या अगर हम निगम पार्षद की बात करें तो उनमें हमने देखा कि वो ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है अपने मामलों के अंदर, अपने कार्य को किस प्रकार से लागू कराना है या अपने क्षेत्र के अंदर कौन से जो समस्या है उसको किस प्रकार से जो है उसको हैंडल करना है, तो उसकी एक बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है। अधिकारियों के बीच में अगर हम बात करें सहयोग व समन्वय का अभाव देखने को मिलता है, यानी कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं मिलता। जो विकासात्मक योजनाएं हैं उनके संचालन में भी रेगुलरिटी देखने को नहीं मिलती, इरेगुलर वे में काम चलता है। जन सहभाग की कमी है, मतलब लोगों की जो भागीदारी है, इसी प्रकार से जन संवाद, जनता से संवाद करने की कमी देखने को मिलती है। ये एक बहुत बड़ा इशू हमने देखा है कि जो पंचायतें हैं या फिर जो नगर पालिकाएं वहां देखने को मिलते हैं। आर्थिक संसाधनों का अभाव, यानी कि पैसे की कमी है, फंड की कमी है, यानी पंचायतों को जितने काम कर रहे हैं उस कार्य के हिसाब से उनको फंड नहीं मिलता है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, यानी अगर आपको अपने विकास कार्यों को लागू करने के लिए या वहां पर चलाने के लिए पैसा चाहिए, मान लो आपको सड़कें बनानी है या पार्क बनाने, वहां पे पार्किंग की व्यवस्था करनी है, सीवर लाइन अगर आपको वहां पे बिछानी है या लोगों के जो आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए वहां पे कई प्रकार की योजनाओं से जुड़े हुए कार्य करने हैं, तो उसके लिए पैसा चाहिए। उस पैसे की यहाँ पे कमी देखने को मिलती है। अशिक्षा, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन देखने को मिलता है। उचित नेतृत्व का अभाव देखने को मिलता है, लीडरशिप अच्छी नहीं मिलती। जातिवाद कई जगह पे देखने को मिलता है, यानी जो चुनाव है, चुनाव के अंदर हम देखें जो लोग सिलेक्टेड होते हैं तो पर्टिकुलरली कई बार हमने देखा है कि वो कुछ अपनी पर्टिकुलर जाति के रिगार्डिंग में ही काम करते हैं और कई जगह उनका भेदभाव देखने को मिलता है। कार्यों की अधिकता, इन पे वर्कलोड बहुत ज्यादा है, यानी दायित्व की अगर मात्रा की बात करें तो वो ज्यादा है और उनको जो फंड्स मिलते हैं वो कम है। दलगत राजनीति का दुष्परिणाम हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, यानी जो राजनीति है वो यहां पे हम देखें तो दलगत आधार पे की जा रही है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई जो ये समस्याएं हैं उनको हल करने के किस प्रकार से जो प्रयास किए गए हैं। तो पंचायती राज की स्थिति में सुधार करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। सुझाव के एक तो पंचायतों के लिए निर्धारित कार्यों की संख्या कम से कम जो है स्पष्ट होनी चाहिए। कहने का मतलब जो काम उनको करने हैं उनकी संख्या डिसाइड हो कि भाई कितने काम उनको करने हैं और क्लियरली उनकी क्या क्या मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी उस काम से जुड़ी हुई, वो सब भी स्पष्ट करने का सुझाव दिया गया है कि भी उनको स्पष्ट कर दिया जाए, क्लियर कर दिया जाए कि कितने कार्य वो करेंगे और उनके उससे जुड़ी हुई जिम्मेदारियां क्या रहेंगी। साथ ही पंचायती राज के तीनों स्तरों की संस्थाओं के कार्यों के बीच में स्पष्ट विभाजन कर दिया जाए कि जितने स्तर हैं उन तीनों स्तर में, चाहे वो जिला स्तर है, तालुका स्तर है या ग्राम पंचायत की बात करें, तो भी कौन कौन से काम जो है उनको दिए गए हैं और क्या काम वो करेंगे। पंचायती राज के सभी स्तरों पर अनुसूचित जातियों, ऐसे अगर हम बात करें जनजातियों या फिर जो पिछड़ा वर्ग है, महिलाएं हैं, क्या उनके लिए जो आरक्षित स्थान है, क्या उनके निर्वाचित होने वाले सदस्यों को पंचायतों की कार्य पद्धति का समुचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। मतलब कि वो कैसे काम करेंगे या अपने क्षेत्र के अंदर किस प्रकार से नीतियों को लागू करेंगे या अपने अधिकारों का किस प्रकार से उपयोग करेंगे, उसकी ट्रेनिंग भी उनको दी जानी चाहिए। साथ ही आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए, मतलब उनको जो फंड्स की जो कमी होती है उसके लिए राज्य को भू राजस्व से प्राप्त, यानी कि लैंड से जो रेवेन्यू प्राप्त होता है का कम से कम 5% जो है वो अनुदान के रूप में उसको देना चाहिए। मतलब पंचायतों को या नगर पालिकाओं को जो राज्य है जो लैंड रेवेन्यू को प्राप्त कर रहा है उसका 5% कम से कम इनको वो दे। ग्राम पंचायतों को दलबंदी यानी जो ग्रुपिंग की जा रही है या राजनीतिक जो गुटबाजी की जा रही है उससे अलग रखना चाहिए। साथ ही ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या कम से कम हो और उनके लिए शिक्षा का एक न्यूनतम स्तर निर्धारित होना चाहिए। यानी आज अगर हम देखें तो जो कंडीशंस है वो नहीं लगाई कि हाँ भाई जो निगम पार्षद बनेगा, सरपंच बनेगा, वो भी कितना क्वालिफाइड होना चाहिए, मतलब कि वो 10th पास हो, 12th पास हो या ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो या किस प्रकार की डिग्री उसके पास होनी चाहिए, इस तरह का अभी तक कोई प्रावधान नहीं है। तो क्या ग्राम पंचायतें और जो क्षेत्र पंचायत है के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, यानी कौन से काम उनको कैसे करने, किस प्रकार से लागू करना है, उसके बीच में बातचीत होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, तभी वो सही प्रकार से काम कर पाएगा। ग्राम पंचायतों की आर्थिक और न्यायिक अधिकारों, अगर हम न्यायिक अधिकारों की बात करें, जो आर्थिक अधिकार हैं उसको बढ़ा देना चाहिए, उसमें वृद्धि कर देनी चाहिए। साथ ही न्याय पंचायत के सरपंच की जो स्थिति है वो स्वतंत्र होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए कि वो न्याय करते समय किसी पर्टिकुलर जो है वर्ग या किसी धार्मिक समुदाय या किसी जाति का वो पक्ष ले। तो इस तरह की स्थिति से उसे हमें दूर रखना होगा। तो इस चैप्टर के अंदर हमने देखा कि कौन कौन से संविधान में संशोधन किए गए। शहरी इलाका किसको कहते हैं, महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, इसी प्रकार से जो नेहरू हैं उन्होंने स्थानीय शासन को लेकर क्या कहा, कौन कौन से कार्य स्थानीय शासन के अंडर में आते हैं और किस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश का, तमिलनाडु का जो एग्जाम्पल देखा जिसमें महिला सरपंच ने अपने जो कार्यों को लागू करने के लिए अपनी शक्तियों का किस प्रकार से उपयोग किया। तो इस चैप्टर में काफी कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किया।